कुछ दिन पहले हम सभी ने मोदी जी का संयुक्त राष्ट्र में स्पीच सुना। काफ़ी अच्छा स्पीच दिया। एक काम तो है जो मोदी को बहुत अच्छा आता है, स्पीच तो वो बहुत ही बढ़िया देते हैं। बाकी तो अब सब देख ही रहे हैं कि क्या हाल है देश के, अर्थव्यवस्था के, जीडीपी के और लोकतंत्र के क्षरण के। तो मोदी जी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की जो भूमिका है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो हम देखते हैं कि जब जब भी ये संयुक्त राष्ट्र की बात आती है तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में अवश्य आता है कि जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उसमें भारत को स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल रही है। अब भारत क्या क्या पॉइंट हैं जो रखता है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इस सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस सब की जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बात अवश्य जरूर बता देना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद क्या है और इसमें वीटो शक्ति का क्या महत्व है। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 महत्वपूर्ण अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होती है। वो प्रत्येक 2 साल बाद पुनः निर्वाचित या पुनः उन्हें दूसरे देशों को अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। जो पुराने सदस्य हैं वो भी पुनः उसमें निर्वाचित हो सकते हैं। बात होती है पांच स्थायी सदस्यों की, जो सुरक्षा परिषद के सबसे शक्तिशाली सदस्य हैं, जिनको वीटो शक्ति प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, या सुरक्षा परिषद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विश्व में शांति स्थापित करना, शांति बनाए रखना, कोई भी 2 देशों के बीच जो विवाद का विषय है उसको शांति से निपटाना और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर संयुक्त राष्ट्र में किसी नए देश को सदस्य चाहिए तो उसकी सिफारिश उसी के द्वारा की जाती है, सुरक्षा परिषद के द्वारा। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इसे विश्व का सिपाही कहा जाता है, लेकिन मैं इसे निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर देश को, अपनी संपूर्ण विश्व के देशों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली संस्था कहूँगा, क्योंकि ये अपने निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर ही सब कुछ कार्य करती है। और जो 1945 से व्यवस्था थी वो अभी भी बनाए हुए है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहती है, क्योंकि अभी पूरे देश हैं वो सर्वोपरि है संपूर्ण विश्व में। अब हम बात करते हैं वीटो शक्ति की। तो वीटो शक्ति क्या है? वीटो शक्ति क्या है कि सुरक्षा परिषद में कोई भी विषय चर्चा या कोई भी प्रस्ताव आता है तो उसको किसी भी स्थायी सदस्य को नकारने की शक्ति होती है। वीटो का एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है अनुमति ना देना। जैसे वीटो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। तो अगर कोई प्रस्ताव आया सुरक्षा परिषद में, उसे पारित करने के लिए सभी स्थायी सदस्य उनकी अनुमति आवश्यक है। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई प्रस्ताव आया, समझ लो आप कोई प्रस्ताव आया और 15 में से अगर 14 सदस्य भी किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक सदस्य, स्थायी सदस्य, उसकी अनुमति नहीं देता है, उस पर अपना वीटो प्रयोग कर लेता है, इसका मतलब है वीटो, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अर्थात दुनिया के सभी देश प्रस्ताव पारित करने तैयार हैं, लेकिन एक देश नहीं है, मात्र एक देश, उन 5 देशों में से एक देश अगर तैयार नहीं है तो भी वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। मतलब कितनी ज्यादा है कि एक देश के निर्णय से कोई भी शांति प्रस्ताव या कोई भी विफल हो सकता है। तो आप इस शक्ति को वर्तमान में बदलने की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है और अधिक देशों को वीटो शक्ति देने की आवश्यकता है। वीटो शक्ति के कारण कुछ देश जिसको वीटो शक्ति प्राप्त है उसके पीछे लगे रहते हैं, अपनी निजी संप्रभुता को भूलकर, क्योंकि विश्व में उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। रूस के द्वारा वीटो शक्ति का अभी तक सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। रूस ने भारत के लिए, भारत जब भी विश्व में पिछड़ा है तो रूस ने भारत की हमेशा मदद की है। रूस ने भारत के लिए वीटो शक्ति का
कई बार प्रयोग किया है। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो संपूर्ण विश्व में भारत पर आर्थिक पाबंदी या प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव आया, तो रूस ने वीटो करके हमें बचाया, भारत को बचाया। लेकिन अब भारत का चीन के विरोध के कारण हमें एक अपने प्रस्तावों को पारित करवाने में थोड़ी समस्या हो रही है। जैसे मसूद अजहर की बात ले लो। अभी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए भारत ने बहुत प्रयास किए, लेकिन सुरक्षा परिषद में चीन ने वीटो प्रयोग किया और भारत के जो प्रयास हैं उनको विफल कर दिया। तो चीन भारत के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सुरक्षा परिषद में बहुत बड़ा अड़ंगा डाल रहा है। तो हमें चीन से बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है और मोदी जी को आवश्यकता है चीन से जो समस्याएं उत्पन्न हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, तभी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता या वीटो शक्ति प्राप्त होने की संभावना है। तो भारत है, लड़ाई वीटो शक्ति की ही लड़ाई है, समझ रहे हैं आप, वीटो शक्ति की ही लड़ाई है। तो भारत किन तर्कों पर सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति देने या प्राप्त करने के लिए कहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण तर्क भारत का है जो हम आगे चर्चा करते रहेंगे उन पर। तो सबसे पहला तर्क है कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र का है संस्थापक सदस्य है। भारत भले ही आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तभी भारत ने इसकी जो संस्थापक सदस्यों में साइन किया था। जब डम्बाटा ओक सम्मेलन में 51 सदस्यों ने जब साइन किए थे तो उसमें एक भारत भी था। दूसरा पॉइंट है, भारत जो अभी संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है देशों की वो विकासशील देशों की है और भारत इन विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि भारत जो अभी विकासशील देश है उनका प्रतिनिधि देश है, लीडर है विकासशील देशों का लीडर है। और सबसे महत्वपूर्ण एशिया और साउथ एशिया में तो भारत प्रतिनिधित्व करता ही यूएन। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सबसे ज़्यादा जो मत देने वाले लोग हैं कहाँ, भारत में। भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, ये भी एक सबसे बड़ी तर्क है सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति प्राप्त करने के लिए भारत का, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व को लोकतांत्रिक बनाना है, जो संभव धीरे धीरे पॉसिबल होता जा रहा है। तो वो भारत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगला तर्क ये है भारत का परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी की क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत तर्क भी देता है कि इस आधार पर भी हमें यूएन में वीटो शक्ति देनी चाहिए। और एक अगला पॉइंट है जो भारत की आर्थिक वृद्धि है, 2-3 साल पहले दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि भारत की हो रही थी, लेकिन मोदी जी ने इस तर्क को तो विफल कर दिया है। मोदी जी को इकोनॉमी की पड़ी नहीं है। ये सबसे बड़ा तर्क था यूएन में वीटो शक्ति प्राप्त करने का कि हम अभी वर्तमान में सबसे अधिक तीव्र गति से विकास करने वाले देश हैं। अगला पॉइंट है जो भारत की सैनिक शक्ति है वो काफ़ी बड़ी है, भारत की सेना बहुत बड़ी है। और भारत हमेशा से ही अपनी सेना को यूएन की जो शांति स्थापित करने के उद्देश्य के लिए भेजता रहा है। भारत ने अपनी सेना को सूडान भेजा, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भारत ने अपनी सेना को यूएन के सपोर्ट के लिए भेजा है। अगला पॉइंट ये है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र है। भारत की परमाणु हथियारों की नीति है कि हम पहले किसी देश पर परमाणु हथियार नहीं गिराएंगे, अर्थात जिन देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं है उनके लिए तो हम परमाणु का प्रयोग करेंगे नहीं, परमाणु हथियारों का, ठीक है। और एक अगला पॉइंट देता है भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलरिज्म। भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष, किसी विशेष धर्म का तानाशाही यहाँ पे नहीं है। ये सबसे बड़ा तर्क है यूएन में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता या फिर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता या वीटो शक्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट भारत देता है कि हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वही वासुदेव कुटुंबकम की है। हम चाहते ही हैं कि संपूर्ण विश्व में शांति हो। भारत का जो सर्वोपरि उद्देश्य है, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोपरि उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व में स्थायी शांति स्थापित हो, ये भारत का भी एक मोटो रहा है हमेशा से ही। और अगला जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि भारत के अभी तक कुछ देशों को छोड़ के, चीन और पाकिस्तान को छोड़ के, दुनिया में अभी सभी देशों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध है।
चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, जापान हो, कोई भी देश हो, सबसे ज़्यादा मित्रतापूर्ण संबंध भारत के रहे हैं। और भारत ये भी नहीं, एक ये भी कह सकते हैं कि भारत ये नहीं कहता कि हमको ही सिर्फ हमको ही वीटो शक्ति दो। भारत ने एक संगठन बनाया है G4 नाम से, जिसमें जापान, ब्राज़ील, जर्मनी और भारत, ये देश हैं। इन सबको भारत कहता है ये सब देश इसी श्रेणी में आते हैं और इनको वीटो शक्ति प्राप्त करना चाहिए, वीटो शक्ति मिलना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। तो अब ये सब बहुत अच्छे तर्क हैं और भारत को मैं आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हो और संयुक्त राष्ट्र में जो 1945 से चली आ रही जो प्रथा है और जो रूढ़िवादिता है उसको ख़त्म किया जाए और भारत और अन्य देशों को जो काबिल हैं सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्रदान की जाए। और जो सुरक्षा परिषद है, UN है, या जो इनको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति प्राप्त है, वो जैसे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है और ब्रिटेन है। तो ये लोग कहते हैं, ये लोग या संयुक्त राष्ट्र कहता है भारत में निम्न कारणों से हम भारत को स्थायी सदस्यता या वीटो शक्ति नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला कारण वो बताता है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 की है। इसमें क्या है, इसमें एक प्रावधान है कि कोई भी देश वायु, जमीन और हवा में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। भारत ने अभी इसमें साइन नहीं किए हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र वाले कहते हैं कि हम भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता वीटो शक्ति नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत ने इसका नियम तो कभी तोड़ा नहीं है, क्योंकि भारत ने जो टेस्ट किए हैं अभी तक वो ज़मीन के अंदर किए हैं और ट्रीटी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि ज़मीन के अंदर नहीं कर सकते। और ये ट्रीटी लाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोगों ने अभी परमाणु हथियार बना लिए उन्हें एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि वो वर्चुअली तरीके से यानी कंप्यूटर में अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए भारत इस पर साइन नहीं कर रहा है। और वो लोगों ने बना ली है तो वो लोग चाहते हैं कि अब और कोई देश परमाणु हथियार ना बना पाए, हमारे पास रहे और हम ही सब शक्तिशाली रहे, हमारे ही सर्वोच्च रहे, तो इसलिए वो लोग ये ट्रीटी लाए। भारत ने इस पर नहीं किया। दूसरा तर्क वो देते हैं कि भारत ने NPT पे नाम की अप्रसार संधि पर भी दस्तखत नहीं किए, जो 1967 या 70 के बीच में आई, तो इस पर भी भारत ने साइन नहीं किए। भारत इसमें कहा गया है कि कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं रखेगा 1968 के बाद या 1970 के बाद, लेकिन भारत ने इस पर साइन नहीं किए। तो भारत का इसमें तर्क ये है कि नहीं रखेंगे तो संपूर्ण विश्व ना रखे। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि जो 1968 या 70 के बाद के लोग नहीं रहेंगे। भारत कहता है अगर संपूर्ण देश अगर अपने विश्व के संपूर्ण देश अपने परमाणु हथियारों को खत्म करते हैं तो हम भी तैयार हैं, हम भी अपने परमाणु हथियारों को समुद्र में फेंक देंगे, हमको कोई यूज ही नहीं है। तो भारत का एक बहुत ही अच्छा तर्क है। तीसरा तर्क ये लोग कहते हैं कि जो कश्मीर की समस्या है, भारत पाकिस्तान की जो समस्या उसके कारण हम नहीं देंगे। तो जब भारत पाकिस्तान की समस्या उदय हुई तो संयुक्त राष्ट्र ने ही एक समिति बना के भेजी, डेक्सोन नामक समिति भेजी। तो उसमें कहा, उसने जो सर्वे किया उसने कहा कि ये जो समस्या कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या नहीं है, भारत की आंतरिक समस्या है, दो देशों की आपसी समस्या है। तो फिर आप इसको तर्क दे ही नहीं सकते जब UN खुद ही कह रहे हो तुम कि ये दो देशों की आंतरिक समस्या है, तो आप दूसरे देशों को क्यों कहते हैं या फिर क्यों कहते हैं कि आप हम ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और हम इसके लिए आपको वीटो शक्ति नहीं दे सकते। बट ये बहुत ही अनैतिक तर्क है या कोई ये तर्क ही नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये वास्तविकता है कि ये जो है कि बजट, संयुक्त राष्ट्र के जो बजट है भारत का उसमें हिस्सा बहुत ही कम होता है। ये बिल्कुल वास्तविकता है। ये एक कह सकते हैं लीगल रीज़न है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि भले ही बजट में हिस्सा कम है, लेकिन भारत दुनिया में फ्री में सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत के द्वारा ही भेजी जाती है। अफ्रीकी देशों में या जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है, UN जहाँ भी कहता है वहाँ वो अपनी वैक्सीन भेजता है, फ्री में भेजता है, अपनी दवाइयाँ भेजता है, अपनी स्वास्थ्य सेवाएं भेजता है, कहाँ विदेशों में फ्री में। तो ये UN का काम कर रहा है ना, ये जरूरी क्या है सीधा पैसा ही दो, लेकिन ये भी तो एक काम है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम है ना भारत का। तो ये जो तर्क है UN देता है, लेकिन इनमें से कोई भी तर्क एक तर्कपूर्ण नहीं है, कोई भी तर्क एक लीगल नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो भारत है, भारत के जो तर्क दिए जाते हैं वो संपूर्ण है। अगर आप NPT की बात करें तो फ्रांस भी उसका सदस्य नहीं है,
फ्रांस भी उसका सदस्य नहीं, फिर आप उसने तो दे दी उसको वीटो शक्ति। तो ये जो है ना देने का ये तर्क कोई मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो देश है वो अपने जो सुरक्षा परिषद के स्थायी देश है वो नहीं चाहते कि कोई भी हमारी जगह हमारे लेवल पे आके काम करे। वो चाहते हैं हमारा प्रभुत्व बना रहे। वो एक संपूर्ण विश्व में अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। अपने स्वार्थों के लिए वो कई आतंकवादी संगठन बनवा देते हैं, फिर उनको मानने के लिए अपना ध्वज जमाते रहते हैं। तो ये उनके द्वारा बिछाया हुआ जाल है। तो मैं आशा करता हूँ कि भारत जल्दी से जल्दी अपनी जो समस्या हैं उनको सॉल्व करके और अच्छी विदेश नीति का संचालन करके संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता प्राप्त करेगा और वीटो शक्ति प्राप्त करेगा। फिर देखते हैं कौन भारत के सामने आंख उठाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।